हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक छोटी बच्ची से जो अपनी मम्मी की बॉडी के पास बैठकर बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो सीबोयान की। दरअसल ये लेडी सीबोयान की टीचर होती है। अब सीबोयान अपने टीचर को उस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और इधर ही छोटी बच्ची भी बहुत रो रही होती है कि मॉम प्लीज़ उठ जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती। तभी सीबोयान उस बच्ची की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, अब से मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं तुम्हारी केयर करूँगा। और अपने टीचर को बोलता है कि टीचर, जिसने भी आपको मारा है मैं उनको ज़रूर ढूंढूंगा। और ये बोलकर वो येशिंग को अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में सीबोयान शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर येशिंग आती है और बोलती है कि अंकल, मुझे भी शूटिंग सीखनी है ताकि मैं अपनी मॉम का बदला ले सकूं। बट सीबोयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें शूटिंग सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाऊंगा, तुम इसका गलत यूज मत करना। फिर वो येशिंग को शूटिंग सिखाता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर येशिंग बड़ी हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और ब्यूटीफुल होती है। लेकिन सीबोयान अभी भी येशिंग की एक छोटी बच्ची की तरह ही केयर करता है। और येशिंग भी सोचती है कि अंकल मेरी अभी भी इतनी केयर क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं येशिंग के मन में सीबोयान के लिए कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। अब नाइट में येशिंग मिस्टर सी को ढूंढते हुए उनके रूम में चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी का डॉक्टर आता है। दरअसल आज मिस्टर सी पर ड्रग अटैक हुआ था और डॉक्टर येशिंग को सी के रूम में जाते हुए देख लेता है और तभी अंदर से रूम लॉक हो जाता है। और तभी मिस्टर सी येशिंग को बेड पर गिराकर किस करने वाला होता है। तभी येशिंग कहते हैं कि अंकल आप क्या कर रहे हैं, ये मैं हूँ येशिंग, आपको क्या हुआ है, आप ठीक तो है। तभी मिस्टर सी पीछे हट जाता है लेकिन उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। अब येशिंग सोचती है कि अंकल के मेरे ऊपर इतने सारे एहसान हैं, मुझे उनकी हेल्प ज़रूर करनी चाहिए। और ये सोचकर वो मिस्टर सी को किस करने लगती है और मिस्टर सी पर भी ड्रग का असर बढ़ने लगता है और फिर वो भी येशिंग को किस करने लगते हैं और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब मॉर्निंग में जब येशिंग उठती है तो वो सोचती है कि अंकल को तो किसी भी वुमन का टच पसंद ही नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा कि कल रात मैं उनके साथ थी तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे, इसलिए मुझे इस बात को सीक्रेट ही रखना चाहिए। और ये सोचकर वो रूम से बाहर आ जाती है। तभी बाहर उसे डॉक्टर मिलता है और वो डॉक्टर को बोलते हैं कि डॉक्टर आप भी इस बात को सीक्रेट रखना कि उन्हें कभी ना पता चले कि मैं उनके साथ थी। तो डॉक्टर भी हाँ बोल देता है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी पूरे स्टाफ को बुलाता है और उन्हें डांटते हुए पूछता है कि कल तुम सब लोग कहाँ थे, कि मेरे रूम में कोई भी लेडी कैसे घुस सकती है। तभी उसका सेक्रेटरी बोलता है कि मिस्टर सी, हम लोगों ने पूरे घर के सर्विलेंस कैमरास चेक किए हैं, बस मिस येशिंग के रूम को छोड़कर, और घर में किसी भी लेडी की एंट्री का कोई भी निशान नहीं मिला। अब ये सुनकर मिस्टर सी येशिंग के रूम में जाता है और येशिंग तो लास्ट नाइट के बारे में ही सोच रही होती है। जैसे ही मिस्टर सी येशिंग के रूम में जाता है तो वो फटाफट से बेड में लेट जाती है और बोलती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अपने पेट को टच करती है। अब मिस्टर सी सोचता है कहीं लास्ट नाइट वाली लेडी येशिंग तो ही नहीं थी। फिर वो सोचता है कि नहीं, ये तो मुझे अंकल बोलती है और मुझे एक एल्डरमैन की तरह ट्रीट करती है, तो ये नहीं हो सकती। येशिंग उससे पूछती है कि अगर वो लेडी मिल गई तो आप क्या करेंगे। तो उसमें मिस्टर सी बोलता है कि पहले मैं उसको ढूंढता हूँ, फिर सोचेंगे इस बारे में। तो येशिंग बोलती है कि अगर वो लेडी मैं हुई तो आप क्या करोगे। तो सी उसे बोलता है कि तुम क्या नॉनसेंस बात कर रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है, चुपचाप होकर लेट जाओ, तुम्हें भी एक छोटी बच्ची हो। तो येशिंग कहता है कि नहीं, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। तो मिस्टर सी कहता है कि तुम अभी मेरे लिए एक छोटी बच्ची ही हो, और उसे रेस्ट करने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर सोचता है कि येशिंग, आज तुम इतना एबनॉर्मल क्यों बिहेव कर रही हो। और इधर रूम में येशिंग सोचती है कि अंकल, अगर आपको पता चलेगा कि आपके साथ नाइट स्पेंड करने वाली लड़की मैं ही हूँ तो आप मुझे फिर कभी पसंद नहीं करोगे। और ये सोचकर थोड़ा सा सैड हो जाती है। और फिर उसके पास किसी का फोन आता है और ये फोन होता है उसी की सीक्रेट गार्ड कोबायाशी का। और वो येशिंग को बोलती है कि जियांगमिंग सीक्रेटली अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। तो येशिंग कहती है कि उसे मॉनिटर करते रहो और मेरे ऑर्डर का वेट करो। और फिर सोचती है कि जियांगमिंग, अब तुमसे पिछले 10 सालों का बदला लेने का वक्त आ गया है। फिर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाते हैं। दरअसल जियांगमिंग येशिंग का फादर होता है और वो येशिंग की मॉम को काफ़ी मारता है, वो भी अपनी मिस्ट्रेस की वजह से। अब ये दोनों मिलकर येशिंग की मॉम को काफ़ी परेशान करते हैं और इतना ही नहीं, वो येशिंग को भी काफ़ी परेशान करते हैं, उन दोनों को काफ़ी टॉर्चर करते हैं। और काफ़ी परेशान करने के बाद वो घर से निकलने के लिए बोलते हैं। इतना ही नहीं, जियांग येशिंग की मॉम की सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम कर लेता है और इसके बाद येशिंग की मॉम की डेथ हो जाती है। और अब प्रेजेंट में येशिंग ये सब सोच के काफ़ी परेशान हो रही होती है। वो सोचती है कि मॉम, मैं आपका बदला ज़रूर लूँगी।
अब नेक्स्ट सीन में येशिंग इंटर्नशिप के लिए हॉस्पिटल जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी गाड़ी लेकर आ जाते हैं और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, और वो येशिंग को लेकर हॉस्पिटल जाने लगते हैं। तभी मिस्टर सी की आंख लग जाती है और तभी उनको लास्ट नाइट वाला सीन याद आता है और वो अचानक से उठ जाते हैं। तो येशिंग बोलते हैं कि अंकल आपको क्या हुआ? तो मिस्टर सी कहते हैं कि कुछ नहीं, एक नाइटमेयर था। इसके बाद वो येशिंग को हॉस्पिटल में ड्रॉप करते हैं और बोलते हैं कि अच्छे से स्टडी करना। और जैसे येशिंग जाती है उसके बाद मिस्टर सी को फिर से लास्ट नाइट का फ्लैशबैक आता है और वो अपने असिस्टेंट को बोलता है कि लास्ट नाइट जो लेडी मेरे साथ मेरे रूम में थी उसके कॉलर बोन पर एक टैटू था, शायद इससे उस लेडी को ढूंढने में कोई हेल्प मिले, जाओ और उसे ढूंढो। और इधर येशिंग जब हॉस्पिटल में आती है तो उसकी फ्रेंड चेनली पूछती है कि ये हैंडसम गाय कौन है जो तुम्हें बेबी कार से ड्रॉप करने आया है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तो येशिंग मना करती है और बोलती है कि वो तो मेरे गार्जियन है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेंग फेई की, जो कि येशिंग की स्टेप सिस्टर होती है। दरअसल मेंग फेई और उसके फादर अब येशिंग को नहीं पहचानते क्योंकि 10 साल की उम्र से ही येशिंग सिबोयान के पास रह रही है। अब यहाँ पर मेंग फेई और येशिंग के बीच आर्गुमेंट हो जाते हैं इंटर्नशिप को लेकर, क्योंकि यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए केवल एक ही कोटा है। तभी चेनली कहती है कि मेंग फेई जियांग फार्मास्यूटिकल के चेयरमैन मिस्टर जियांग की बेटी है और ये इंटर्नशिप तो उसे ही मिलेगी। तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट की तबीयत खराब होने लगती है और येशिंग फटाफट जाकर उसको इंजेक्शन देने वाली होती है, बट वो पेशेंट ये बोलकर मना कर देता है कि मैं एक इंटर्न से ट्रीटमेंट नहीं लूंगा। लेकिन येशिंग उसे काफी समझाती है और इसी बीच पेशेंट की तबीयत काफी खराब होने लगती है। तभी वहाँ पर सीनियर डॉक्टर आते हैं और वो येशिंग को काफी डांटते हैं कि तुम्हें पता है इस पेशेंट की तबीयत ठीक नहीं है तो तुमने इमीडिएट ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया, अगर इसको कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगी। तभी सुनकर येशिंग काफी सैड हो जाती है। अब नेक्स्ट सीन में मेंग फेई येशिंग के पास आती है। वो उसे बोलती है कि तुम इस हॉस्पिटल से दफा हो जाओ क्योंकि यहाँ पे इंटर्नशिप तो मुझे ही मिलेगी, पर तुम यहाँ रहोगे तो पता नहीं कितने लोगों की जान ले लोगी। और ये बोलकर अब दोनों के बीच काफी आर्गुमेंट होने लगती है। इसी बीच मेंग फेई कहती है कि तुम जानते नहीं हो कि मेरे फादर जियांग मिंग है। अब ये नाम सुनते येशिंग को काफी गुस्सा आता है और वो मेंग फेई पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर वो उसे वार्न करके छोड़ देती है और यहाँ से जाने के लिए बोलती है। अब नेक्स्ट सीन में वही पेशेंट येशिंग के ऊपर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सियाका उस नाइफ को पकड़ लेते हैं और येशिंग को प्रोटेक्ट करते हैं। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आकर उस पेशेंट को पकड़ लेता है और वो पेशेंट बोलता है मेंग फेई की तरफ इशारा करते हुए कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, मुझे बचा लोगी, अब मेरी हेल्प करो। अब ये सब सुनकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर को मेंग फेई पर काफी गुस्सा आता है, वो उसे काफी डांटते हैं और उसकी इंटर्नशिप भी रिजेक्ट कर देते हैं। अब ये सुनकर मेंग फेई को काफी गुस्सा आता है और इधर मिस्टर सी येशिंग को लेकर घर जाने लगते हैं। अब चोट लगने की वजह से येशिंग को अपने बचपन का ट्रॉमा याद आ जाता है। वो काफी डरने लगती है। वो बोलती है कि मेरी मॉम को मत मारो, प्लीज मेरी मॉम को मत मारो, अंकल मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मिस्टर सी बोलते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। और तभी येशिंग मिस्टर सी का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। तो अंकल से अचानक से ही येशिंग के फेस पर किस हो जाता है। वो थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वो बड़े प्यार से येशिंग को देखने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है। अब डॉक्टर बोलता है कि ये येशिंग का पास्ट ट्रॉमा है जिसकी वजह से ये इतनी परेशान है, इन्हें बस थोड़ी सी केयर की और रेस्ट की जरूरत है, तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तो आप इनके पास ही रहिएगा। ये बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। तभी येशिंग मिस्टर सी का हाथ पकड़ लेती है और बोलते हैं कि अंकल प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है, आप मेरे पास ही रहना। तो मिस्टर सी उसी के पास बैठ जाते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बड़े प्यार से उसे सुलाने लगते हैं। अब मिस्टर सी जैसे जाने लगता है तभी वो येशिंग के कॉलर बोन पर वही फ्लावर वाला टैटू देखता है और फिर वो उसी रात के बारे में सोचता है और फिर सोचता है कि अगले दिन येशिंग के पेट में भी दर्द था और सोचता है कहीं उस रात यही तो मेरे साथ नहीं थी। लेकिन तभी येशिंग को होश आ जाता है। तो मिस्टर सी उसके पास बैठ जाता है और पूछता है कि अब तुम्हें कैसा लग रहा है और उससे पूछता है कि तुमने ये टैटू कब बनवाया। तो येशिंग बोलती है कि क्या आप ये टैटू देखना चाहते हैं। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि नहीं नहीं, तुम जरा अपना ध्यान रखा करो, अब तुम बड़ी हो गई हो, ये हर किसी को मत दिखाना। तो उस पर येशिंग कहती है कि अंकल क्या फ्यूचर में भी आप मेरे साथ इतने ही नाइस रहेंगे जैसे अभी हैं। तो उस पर सिबोयान कहता है कि सिली गर्ल, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो कौन रहेगा। अब ये सुनकर येशिंग अंकल को हक कर लेती है। अब इधर मिस्टर सी के मन में कुछ तो चल रहा होता है, शायद उनके मन में येशिंग को लेकर कुछ फीलिंग्स आने लगती हैं। अब नेक्स्ट सीन में येशिंग की किसी पर्सन के साथ काफी फाइट होने लगती है। वो बहुत अच्छे से फाइट कर रही होती है और फिर वो नाइफ निकालकर जैसे इस पर्सन पर अटैक करने वाले होते तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाता है, जिसे देखकर वो नाइफ को अपने पॉकेट में ही रख लेती है। और फिर मिस्टर सी के आदमी उन लोगों को काफी मारते हैं और मिस्टर सी येशिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब गाड़ी में बैठकर मिस्टर सी येशिंग से बोलता है कि मुझे पता है तुम अपने डैड से रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन अगर तुम्हारे डैड को तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी पता चल गई तो तुम डेंजर में पड़ सकती हो, वो तुम्हारे मॉम की तरह तुम्हें भी मार देंगे। तो उस पर येशिंग अंकल को सॉरी बोलती है। तो मिस्टर सी
सी बोलता है कि मैं तुम्हें कभी किसी डेंजर में नहीं पड़ने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो येशिंग से पूछता है कि तुम्हारे पास नाइफ कहाँ से आया। तो येशिंग कहती है कि मेरे पास तो कोई नाइफ नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन तभी येशिंग की पॉकेट से नाइफ नीचे गिर जाता है और सिबोयान जैसे ही उसे देखने वाला होता है तो येशिंग एकदम से मिस्टर सी को पकड़कर किस कर लेती है। अब मिस्टर सी तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और इधर येशिंग नाइफ को उठाकर पॉकेट में रख लेती है। अब इसके बाद येशिंग सोचती है कि मैं अंकल को ये सब कैसे एक्सप्लेन करूंगी। अब जैसे ही मिस्टर सी कुछ पूछता है तो येशिंग कहती है कि मुझे नींद आ रही है, हम इस बारे में कल बात करेंगे, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और मिस्टर सी अब यहाँ पर शॉक रहता है। अब वो सारी किसेस याद करता है जो येशिंग के साथ हुई है और इधर येशिंग भी रूम में बैठकर उसी किस के बारे में सोच रही होती है और सोचती है कि अंकल पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे, वो तो मुझे यहाँ से बाहर ही निकाल देंगे। तभी उसके रूम में आंटी जो उसके लिए दूध लेकर आती है और वो बोलती है कि मिस्टर सी ने बोला है कि आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में ये सोचो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब येशिंग ब्रेकफास्ट के लिए आती है तो आंटी उसे बताती है कि आज सुबह की फ्लाइट से मिस्टर से बिजनेस ट्रिप के लिए गए हैं और वो येशिंग को पीने के लिए सूप देती है। वो सूप देखकर वो पास्ट की बात याद करती है कि जब उसने फर्स्ट टाइम ये सूप मिस्टर सी के लिए बनाया था, उन्हें टेस्ट करने के लिए देती है। मिस्टर सी उसे टेस्ट करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत ही टेस्टी है। फिर येशिंग भी उसे टेस्ट करती है और बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा सॉल्टी है, तो आपको कैसे अच्छा लग सकता है। तो मिस्टर सी कहते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छी है और मुझे सॉल्टी सूप ही पसंद है। अब ये सुनकर येशिंग काफी स्माइल करती है। फिर प्रेजेंट में सोचती है कि अंकल अब आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं, जो आप मुझे बिना बताए ही अब्रॉड चले गए। येशिंग ऑफिस में भी काफी चुपचाप रहती है, वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। और इधर मिस्टर सी भी अपने टीचर यानी येशिंग की मॉम के ग्रेव के पास आते हैं और उन्हें बोलते हैं, उनके सामने अपनी सारी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी बेटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इधर येशिंग भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए सोचती है कि 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने अंकल सी को देखा नहीं है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है और इस वजह से वो अब ठीक से खाना भी नहीं खा रही है। तो इसी वजह से आंटी जोंग को येशिंग की काफी चिंता होती है और वो एक डॉक्टर को भी बुलाती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाते हैं। अब इतने दिनों बाद अंकल को अपने सामने देखकर येशिंग थोड़ी सी शॉक्ड होती है। फिर दोनों के बीच कैजुअली बातें होती हैं और उसके बाद येशिंग हॉस्पिटल चली जाती है। तभी वहाँ पर उसे मेंगफे मिलती है। यहाँ पर उन दोनों के बीच काफी आर्ग्यूमेंट होने लगती है। मेंगफे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी इंटर्नशिप चली गई और काफी आर्ग्यू करने लगती है। तभी येशिंग उसे एक थप्पड़ मार देती है। तो मेंगफे कहते तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो येशिंग कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ तुम कौन हो, कि तुम्हारे फादर जियांग मिंग जिन्होंने 10 साल पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम चेंज कर दिया था और वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के मर्डरर हैं। अब ये सुनकर मेंगफे थोड़ा डर जाती है और वो येशिंग से पूछती है कि तुम कौन हो। उस पर येशिंग कहती है कि तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, और ये सुनकर मेंगफे वहाँ से उल्टे पांव भाग जाती है। अब मेंगफे आकर ये सारी बातें अपने डैड को बताती है। लेकिन तभी उसकी मॉम आकर बोलती है कि मैंने येशिंग के बारे में इंक्वायरी की है, वो एक ऑर्फन है, उसके माँ बाप ने उसे ऑर्फनेज में छोड़ दिया था। अब ये सुनकर जियांग कहता है कि मैं बेकार में ही येशिंग और सिबोयान के रिलेशन को लेकर परेशान हो रहा था, येशिंग तो दरअसल सिबोयान का बिस्तर गर्म करने के लिए है। फिर उसकी मॉम मेंगफे को बोलती है कि अब तुम्हारा गोल मिस्टर सी की वाइफ बनने का होना चाहिए। तो मेंगफे बोलती है कि हमारी फैमिली और सी फैमिली में तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। तो इस पर जियांग बोलता है कि मेरे फादर इन लो बहुत सारी एंटिक चीजें छोड़कर गए हैं, क्यों ना हम उनका ऑक्शन कर दे और इससे शायद हमें मिस्टर सी से मिलने का मौका भी मिल जाए। और इधर येशिंग को उसकी गार्ड ये सारी बातें बता देती है कि जियांग अपने एंटिक आइटम्स का ऑक्शन कर रहा है। अब ये सुनकर येशिंग को काफी गुस्सा आता है कि ये सारी चीजें मेरे ग्रैंडफादर और मेरे मॉम की है। अब वो अपने गार्ड को बोलती है कि मेरे लिए ऑक्शन का इन्विटेशन कार्ड अरेंज करो। अब नेक्स्ट डे येशिंग ऑक्शन में होती है और वो वहाँ पर सभी चीज़ों की बिड लगाकर उनको खरीद लेती है। लेकिन लास्ट में उसकी मॉम की एक बहुत प्यारी सी पेंटिंग आती है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और बाकी सभी लोग उस पेंटिंग के लिए बहुत बड़ी बड़ी बिड लगाते हैं। अब यहाँ पर येशिंग बहुत ज़्यादा परेशान होती है और बोलते हैं कि मॉम मैं बहुत ही यूजलेस हूँ, मैं आपकी इतनी प्यारी सी पेंटिंग भी नहीं खरीद सकती, मेरे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन तभी पीछे से मिस्टर सी आ जाते हैं और वो सबसे ज़्यादा बिड लगाकर उस पेंटिंग को खरीद कर येशिंग को गिफ्ट कर देते हैं और फिर उसके टीयर्स को वाइप करते हुए बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे घर ले जाने लगते हैं। तभी मिस्टर जियांग मिस्टर सी से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे आता है, लेकिन उनका असिस्टेंट उसे रोक लेता है। लेकिन जियांग बोलता है कि मिस्टर सी ने मेरे सारे एंटिक्स खरीदे हैं तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ।
तो उस पर उसका असिस्टेंट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सारी चीजें मिस्टर सी ने खरीदे हैं और तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। उन्होंने तो सिर्फ वो एक पेंटिंग खरीदी है, बाकी जो भी एंटिक चीजें हैं वो सारी चैरिटी में जाएगी, इससे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये सुनकर मिस्टर जियांग तो बेहोश हो जाते हैं। और इधर बाहर जाते हुए येशिंग का पैर ट्विस्ट हो जाता है तो मिस्टर सी उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाने लगते हैं और येशिंग बड़े प्यार से उन्हें देखती रहती है। अब घर आकर येशिंग अपनी मॉम की पेंटिंग के सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रही होती है। वो उन्हें बताती है कि मैं सच में अंकल को बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ। और ये सारी बातें बाहर खड़ा हुआ मिस्टर सी भी सुन लेता है। अब मिस्टर सी अंदर आकर येशिंग के पैर पर मेडिसिन लगाता है और उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम अकेले जियांग के सामने नहीं जाओगे, अगर उसने तुम्हें पहचान ले तो वो तुम्हें हर्ट कर सकता है। तो उस पर येशिंग बोलती है कि मुझे पता है और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। और इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो मिस्टर सी काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में गेट बंद करके वहाँ से चला जाता है और आंटी जोंग को बोलता है कि मेरी परमिशन के बिना येशिंग को रूम से बाहर नहीं निकलने देना। और बाहर आकर मिस्टर सी खुद भी थोड़ा सैड होता है और वो सोचता है कि मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें किसी डेंजर में नहीं पड़ने देना चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग येशिंग रूम से निकलने का प्लान बनाती है। फिर वो देखती है कि मैं खिड़की से बाहर निकल सकती हूँ। फिर वो कुछ कपड़े को बांधकर विंडो से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर आंटी जोंग और कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो उसे वहाँ से कूदने के लिए मना करते हैं, लेकिन येशिंग उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जंप कर देती है। और फिर वो देखती है कि सामने मिस्टर सी खड़ा हुआ है, जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। और इधर मिस्टर सी गार्ड्स को काफ़ी डांटता है कि तुम इसकी ठीक से केयर नहीं कर पाए, और येशिंग को गोद में उठाकर रूम में ले जाता है। और रूम में लाकर वो देखता है कि येशिंग के पैर पर फिर से चोट लगी हुई है। और इधर येशिंग बड़े प्यार से मिस्टर सी को देख रही होती है। अब मिस्टर सी येशिंग के पैर पर मेडिसिन लगाते हुए कहता है कि तुम यहाँ से क्यों भागना चाहती हो, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। तो उसमें येशिंग कहते हैं कि नहीं अंकल, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं तो बस अपनी मॉम का बदला लेना चाहती हूँ और अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप मुझे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए। तो उसमें मिस्टर सी कहता है कि तुम मेरे लिए हमेशा छोटे बच्चे ही रहोगी, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और तो येशिंग मन में सोचती है कि लेकिन मेरे मन में तो आपके लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा डीपर होती जा रही है, प्लीज़ अब आप मेरे अंकल मत बने रहिए, मैं आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट सीन में मेंगफेई और येशिंग के बीच किसी बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाता है। अब मिस्टर सी को देखकर मेंगफेई उनके क्लोज होने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सी उसे खुद से दूर कर देता है। अब इससे मेंगफेई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मिस्टर सी को बोलती है कि आप येशिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, शायद आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, स्कूल में इसका मेरे सीनियर के साथ अफेयर था और अब आपके असिस्टेंट के साथ भी इसका अफेयर है। अब ये सुनते मिस्टर सी को गुस्सा आता है और वो असिस्टेंट को बोलकर मेंगफेई को जोरदार थप्पड़ लगवाता है और उसको वहाँ से बाहर निकलवा देता है। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर सी को आकर बताता है कि हम मिस्टर जियांग के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसमें हमें लुओ नाम के क्रिमिनल का पता चला है जो मिस्टर जियांग के लिए काम करता है, लेकिन अभी ये बता पाना मुश्किल है कि इस सारे काम के पीछे मिस्टर जियांग ही मास्टरमाइंड है। तो उस पर मिस्टर सी कहता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, लेकिन ध्यान रहे कि जियांग को ये ना पता चलने पाए कि येशिंग उसकी डॉटर है, नहीं तो वो उसे भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। और तभी वहाँ पर येशिंग आ जाती है और असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही येशिंग मिस्टर सी के पास आती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अचानक से मिस्टर सी के ऊपर गिर जाते हैं और उन दोनों की सडनली किस हो जाती है। अब ये देखकर मिस्टर सी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। अब येशिंग कहती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, आप शर्मिंदा मत होइए, लेकिन बेचारा मिस्टर सी तो येशिंग से नजरें ही नहीं मिला पा रहा था। फिर येशिंग कहती है कि अंकल मुझे आपको किस करना अच्छा लगता है। इस पर मिस्टर सी बोलता है तुम क्या बकवास कर रही हो, क्या मैंने इतने सालों में तुम्हें यही सिखाया है। उस पर येशिंग कहती है कि अगर आपको मेरा किस करना अच्छा नहीं लगता तो आप मुझे रोकते क्यों नहीं हो। तो उस पर मिस्टर सी उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारा अंकल हूँ और जो तुम्हें सोच रही हो तुम्हारी फीलिंग्स गलत है, तुम अपने आप पर कंट्रोल रखो। तो येशिंग कहते हैं कि हाँ आप मेरे अंकल हैं, मेरे रिलेटिव नहीं है, आप मुझसे सिर्फ 10 साल बड़े हैं और इस एज में मैं आपकी वाइफ बनने के लिए पूरी तरह क्वालिफाइड हूँ। अब ये सुनकर मिस्टर सी शॉक्ड होकर उसे देखता रह जाता है और येशिंग ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में येशिंग हॉस्पिटल में होती है और वो अपने कल वाले इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी वहाँ पर चेनले आ जाती है और फिर दोनों देखते हैं कि वहाँ पर एक नए डॉक्टर आता है जो उनका सीनियर होता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। तभी उनका डायरेक्टर आकर उन्हें बताता है कि ये डॉक्टर मेंग है जो अभी बीजिंग के हॉस्पिटल से यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं और अब आपको इनके अंडर ही अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि सीनियर स्कूल टाइम से येशिंग को काफ़ी पसंद करता है। अब थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि हॉस्पिटल में अचानक से पॉइजन पेशेंट के काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं। तभी एक आदमी आकर येशिंग के सामने बेहोश हो जाता है। अब येशिंग जैसे उसे चेक करती है तो वो बोलती है कि ये कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं है, फटाफट से इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलो। उसके बाद शाम को जब येशिंग घर जाती है तो वो काफ़ी थक जाती है और जाते बेड पर लेटती है वो सो जाती है।
और जब मिस्टर सी देखता है कि येशिंग काफ़ी थक गई है तो वो उसके पास आकर उसके शूज़ उतारता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर वो उसके पास बैठकर उसे बड़े प्यार से देखने लग जाता है और बोलता है कि हालांकि मेरे मन में भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, पर मैं क्या करूं, मैं तुमसे 10 साल बड़ा हूं और तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारे पास मुझसे भी ज़्यादा बेटर चॉइस हो सकती है। और ये बोलकर रूम से बाहर चला जाता है। तभी येशिंग भी स्माइल करते हुए अपने आईज ओपन करती है क्योंकि वो ये सारी बातें सुन लेती है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर जियांग सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ देख रहे होते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि जियांग फार्मास्यूटिकल कंपनी ने जो एंटी कैंसर मेडिसिन बनाई थी वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड है और जिन पेशेंट्स ने वो मेडिसिन ली है उन सबको वो सब एक नए वायरस से इफेक्ट हो गए हैं और जियांग कंपनी ने इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अभी तक नहीं ली है। तभी मेंगफी आकर बोलती है कि डैड बाहर बहुत सारे रिपोर्टर आए हुए हैं, अब हम क्या करें। अब ये सब देखकर जियांग थोड़ा घबरा जाता है और वो लोग जल्दी से सिटी छोड़ने का प्लान करने लगते हैं। लेकिन जियांग की वाइफ बोलती है कि हमें सिटी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये सारा इल्ज़ाम अपने फादर इन लॉ पर डाल दो क्योंकि ये कंपनी पहले उन्हीं की ही थी। अब ये आइडिया मिस्टर जियांग को भी पसंद आता है। फिर वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वहाँ पर जाकर वो सबको बोलता है कि दरअसल ये मेडिसिन कई साल पहले मेरे फादर इन लॉ ने डेवलप की थी और इसमें जियांग ग्रुप का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो लोग इस वायरस से अफेक्ट हुए हैं हमारी कंपनी उनको फ्री ट्रीटमेंट देगी। लेकिन प्रेस में काफ़ी लोग होते हैं जो जियांग की इस बात पर ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्टर ये उन्होंने पहले भी बहुत सी दवाइयाँ डेवलप की हैं और वो सभी सक्सेसफुल डेवलप रही हैं। अब ये सब सुनकर येशिंग को काफ़ी गुस्सा आता है कि ये मेरे ग्रैंडपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और फिर वो खड़ी होकर बोलती है कि आपकी बात पर कोई यकीन क्यों करे जो अपनी वाइफ का मर्डरर है और जिसने अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ दिया था। अब ये सुनकर जियांग कहता है कि तुम कौन हो। तो येशिंग कहती है कि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर हूँ जिसे आपने बचपन में छोड़ दिया था। तो जियांग कहता है कि नहीं नहीं, तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाता है और वो बोलता है कि सही कह रही है। वो सारे एविडेंस दिखाता है और वो उसी क्रिमिनल लोगों को भी साथ लेकर आता है जो यहाँ पर आकर प्रेस के सामने अपना गुनाह कन्फेस कर लेता है। और तभी वहाँ पर पुलिस आकर जियांग को अरेस्ट कर ले जाती है। और तभी रिपोर्टर्स आकर येशिंग को बोलते हैं कि अब ट्रुथ सबके सामने आ गया है कि जियांग फार्मास्यूटिकल कंपनी आपके ग्रैंडपा की है, तो अब आप इस वायरस से बचने के लिए क्या करेंगी। तो येशिंग कहती है कि मैं इस वायरस का एंटीडोट बनाऊंगी और जितना जल्दी हो सके मैं इसे क्योर करने की कोशिश करूंगी। और सब लोग येशिंग के इस डिसीजन को काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। अब नाइट में येशिंग को अपनी मॉम का सपना आता है कि वो उसे छोड़कर जा रही है, जिससे येशिंग काफ़ी घबराने लगती है और अचानक से उसकी आँख खुल जाती है। तो वो देखती है कि मिस्टर से उसका हाथ पकड़कर उसके पास ही बैठे हुए हैं। तो वो जल्दी से उठकर मिस्टर सी को हक कर लेती है और काफ़ी रोने लगती है। तो मिस्टर सी उसे काफ़ी समझाते हैं और बड़े प्यार से उसके टीयर्स को साफ करने लगते हैं। अब ये देखकर येशिंग फिर से मिस्टर सी को हक कर लेती है और बोलती है कि थैंक गॉड आप मेरे पास हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि येशिंग हॉस्पिटल में होती है जहाँ पर एक लेडी आकर येशिंग पर शाउट करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा भला बोलने लगती है कि तुम्हारी कंपनी ने पॉइजन बनाया है, अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस पर येशिंग उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप प्लीज़ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं इसका एंटीडोट जल्दी ही बना लूँगी, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। तभी दूसरा डॉक्टर आकर येशिंग को वहाँ से ले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में येशिंग लेबोरेटरी में होती है जहाँ पर वो एंटीडोट बना रही होती है और तभी वहाँ पर उसका सीनियर आ जाता है। तो येशिंग उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सीनियर बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें असिस्ट करने आया हूँ। इसके बाद येशिंग एंटीडोट बनाने लग जाती है और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो सक्सेसफुली एंटीडोट बना लेती है। जिसके बाद वो सीनियर को बोलती है कि मैंने एंटीडोट सक्सेसफुली बना लिया है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी येशिंग ज़्यादा काम करने की वजह से बेहोश हो जाती है और इधर असिस्टेंट आकर मिस्टर सी को बताता है कि येशिंग हॉस्पिटल में बेहोश हो गई है और इधर चैनली और असिस्टेंट येशिंग को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तभी येशिंग बेहोशी की हालत में सीनियर का कोट पकड़कर बोलती है कि तुम इतनी देर से क्यों आए। अब सीनियर सोचता है कि शायद येशिंग भी मुझे पसंद करती है और वो उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि तुम डरो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तभी मिस्टर सी वहाँ पर आ जाते हैं और वो सीनियर को बोलते हैं कि अपना हाथ हटाओ। उस सीनियर के पास आकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो सीनियर खुद को येशिंग का बॉयफ्रेंड बताता है, जो सुनकर मिस्टर सी काफ़ी जेलस फील करते हैं और चैनली भी सोचती है कि ये कब हुआ। अब मिस्टर सी उन दोनों को यहाँ से बाहर जाने के लिए बोलता है। अब मिस्टर सी सीनियर की बात सोचकर काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है, लेकिन तभी येशिंग को होश आ जाता है। तो मिस्टर सी जेलसी के मारे एकदम से येशिंग को किस कर लेता है और येशिंग काफ़ी शॉक्ड हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद येशिंग को फिर से होश आने लगता है। तो ये मिस्टर सी उसके पास आता है, पूछता है कि तुम ठीक हो। तो येशिंग कहती है कि मैं यहाँ कैसे आई, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तो मिस्टर सी सोचता है कि क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। तो येशिंग कहती है कि मैं तो लेबोरेटरी में काम करते हुए फेंट हो गई थी, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अब मिस्टर सी सोचता है तो क्या मुझे इसे बताना चाहिए कि मैंने इसे किस किया है। तभी येशिंग मिस्टर सी को बताती है कि अंकल मैंने वायरस का सक्सेसफुली एंटीडोट बना लिया है। जो सुनकर मिस्टर सी काफ़ी प्राउड फील करता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ और
छुपा रही हो। तो येशिंग सोचती है कि क्या मुझे अंकल से अपना लव कन्फेस करना चाहिए, और जैसे वो कुछ बोलने वाले होते तभी वहाँ पर चैनली आ जाती है। वो आकर उसे बताती है कि तुम्हारे एंटीडोट से काफ़ी पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, इससे हमने वायरस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। अब ये सुनकर येशिंग काफ़ी खुश होती है। तभी वहाँ पर वही लेडी आती है जो येशिंग से पहले लड़ रही थी, और वो आकर उसे सॉरी बोलती है और थैंक यू भी बोलती है। अब ये सब देखकर मिस्टर सी भी काफ़ी खुश होता है। अब उन दोनों के जाने के बाद सीनियर वहाँ पर बुके लेकर आता है, जिसे देखकर मिस्टर सी तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। अब सीनियर यहाँ पर येशिंग को प्रपोज करता है, और ये सुनकर मिस्टर सी तो बहुत ही ज़्यादा जेलस फील करने लगते हैं। लेकिन येशिंग पोलाइटली सीनियर को मना करते हुए ये बोलती है कि दरअसल मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब बेचारा सीनियर बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे बेस्ट विशेस देकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद येशिंग मिस्टर सी से पूछते कि क्या आप जेलस फील कर रहे हो। वो कुछ कहे बिना वहाँ से जाने लगते हैं। तभी येशिंग अंकल को बोलती है कि अंकल, वो पर्सन जिसे मैं पसंद करती हूँ वो आप हैं, और मैं आपको हमेशा से पसंद करती आई हूँ, और मुझे ये भी पता है कि आप भी मुझे पसंद करते हैं, और मैं आपका कंसर्न समझती हूँ। लेकिन अगर मेरी मॉम जिंदा होती तो वो हमारे इस रिलेशन को ज़रूर एक्सेप्ट करती। और ये सुनकर मिस्टर सी येशिंग को हक कर लेते हैं। वो बड़े प्यार से स्माइल करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में येशिंग और मिस्टर सी हॉस्पिटल से घर आते हैं। तो यहाँ पर आज पूरा स्टाफ येशिंग को मिस सिंह ना कहकर मैडम कहकर एड्रेस करता है, और ये सुनकर येशिंग मिस्टर सी की तरफ देखती है। तो मिस्टर सी कहते हैं कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, और येशिंग शर्माते हुए वहाँ से चली जाती है, और मिस्टर सी भी स्माइल करते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट मिस्टर सी के पास आता है। वो उन्हें बताता है कि सर, उस दिन का सर्विलेंस चेक करते हुए हमें कुछ एविडेंस मिला है, लेकिन ये फोटो क्लियर नहीं है कि आप इसे देखकर पहचान सकते हैं। तो मिस्टर सी जैसे इस फोटो को देखता है तो बोलता है कि ये मुझे मिस चैंग जैसी क्यों लग रही है। तो असिस्टेंट कहता है कि आप क्या बोल रहे हैं सर, क्या उस रात मिस येशिंग आपके रूम में थी। तो उस पर मिस्टर सी कहते हैं कि मुझे ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इस बात को मुझे उसी से एक्सेप्ट कराना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब नाइट में येशिंग डिनर टाइम में आंटी जोंग से पूछती है कि अंकल कहाँ हैं, वो डिनर के लिए नहीं आए हैं। तो आंटी जोंग बोलती है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने रूम में है। अब ये सुनकर येशिंग अंकल के रूम में जाने लगती है। अब जैसे ही येशिंग रूम में आती है तो पीछे से अंकल उसे पुश करके बेड पे गिरा देते हैं, और ऐसे एक्ट करते हैं कि जैसे उन्हें ड्रग दिया गया है। अब येशिंग बोलती है कि अंकल आप क्या कर रहे हैं, आपको पता भी है मैंने पहले भी आपकी जान बचाई है। अब ये सुनते ही मिस्टर से उसके होठों पर अपना हाथ रख देते हैं और बोलते हैं कि मैं बस ये सुनना चाहता था। अब येशिंग बोलते हैं कि अंकल आपने मुझे झूठ बोला कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मिस्टर से बोलते हैं कि अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मुझे कैसे पता चलता है कि उस रात तुम्हें मेरे साथ थी। अब ये सुनकर येशिंग थोड़ा सा शर्माती है, और मिस्टर से बड़े प्यार से उसे किस कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोनों की भी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं, और मिस्टर सी उसे फिर किस करने लगते हैं, और फाइनली वो उसे एज ए गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर लेते हैं, और दोनों फिर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी येशिंग को लेकर जियांग ग्रुप में जाता है, क्योंकि अब उसे जियांग कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना था। अब येशिंग जैसी कंपनी में जाती है तो वहाँ पर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, और वो उन सबको सारे एविडेंस दिखाते हैं, जो देखकर सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर येशिंग को कंपनी का चेयरमैन एक्सेप्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर मेंगफे उसकी मॉम भी होती है, जो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है कि ये कंपनी अब उनके हाथ से निकल गई। इसके बाद येशिंग बाहर आती है तो मिस्टर सी उसका वेट कर रहा होता है। मिस्टर सी उससे पूछता है कि क्या सब ठीक रहा। तो येशिंग कहते हैं कि हाँ सब ठीक रहा। तो मिस्टर सी कहता है कि ऐसा लगता है अब तो तुम सब कुछ खुद ही कर लोगे, तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो येशिंग बोलते हैं कि हाँ मुझे वैसे तो आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक चीज़ में मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो मिस्टर सी पूछते हैं कि क्या। तो येशिंग कहते हैं कि किसके लिए। फिर मिस्टर सी बड़े प्यार से उसके फोरहेड पर किस करते हैं। फिर नाइट में जब वो लोग घर आते हैं तो मिस्टर सी येशिंग को गोद में उठा लेता है, क्योंकि शूज़ की वजह से उसके पैर में थोड़ा सा हर्ट हो गया था। अब वो उसे घर लाकर उसके पैर की काफ़ी केयर करता है। अब ये देखकर येशिंग को बहुत अच्छा लगता है, और वो मिस्टर सी के फोरहेड पर किस कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में मिस्टर सी येशिंग को एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ पर सारे फीमेल्स मिस्टर सी को परस्यू करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर सी वहाँ पर येशिंग को ये कहकर इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। इसके बाद वहाँ पर मेंगफे उसकी मॉम भी होती है। अब मिस्टर सी उनके पास जाता है और उनके सामने एक रिकॉर्डिंग चलाता है, जिसमें मेंगफे अपने मॉम को बोलती है कि मॉम आप भी ठीक नहीं कर रही है, इससे पूरी मेडिकल इंडस्ट्री बर्बाद हो सकती है। तो मॉम कहती है कि इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेंगफे कहते हैं मॉम इससे तो लोगों की मौत भी हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। तो इस पर मेंगफे की मॉम कहती है कि हम बिजनेसमैन हैं, हमें सिर्फ पैसे से मतलब होना चाहिए, लोग जीते हैं मरते हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद सब लोग मेंगफे और उसकी मॉम को बहुत ही भला बुरा बोलते हैं कि तुम लोग तो सिर्फ लोगों की ज़िंदगी से खेलना जानते हो, तुम्हें उनकी लाइफ
लाइफ की कोई भी परवाह नहीं है, तुम लोगों को तो इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर पुलिस आकर उन्हें अरेस्ट कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में येशिंग और मिस्टर सी मॉम की ग्रेव के पास होते हैं। यहाँ पर येशिंग मॉम की ग्रेव के सामने बहुत ही ज़्यादा रोती है और उन्हें बोलती है कि मॉम, मैं आज आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैंने आज आपकी मौत का बदला ले लिया है। तो उस पर मिस्टर सी भी अपनी टीचर को बोलते हैं कि टीचर, मैं येशिंग को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं हमेशा इसका ध्यान रखूंगा, इसकी केयर करूंगा। अब 5 साल बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर मिस्टर सी अपने बेटे के साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहा होता है। दरअसल ये मिस्टर सी और येशिंग का बेटा होता है। अब यहाँ पर बेटा बोलता है कि डैड जल्दी से आइसक्रीम फिनिश कर लो, इससे पहले कि मॉम हमें देख ले, नहीं तो वो हमें बहुत डांटेगी। तभी मिस्टर सी पीछे देखता है कि येशिंग खड़ी होती है, तो उसका बेटा बोलता है कि डैड इट्स ओवर। तो येशिंग बोलता है कि बेटा चलो भागते हैं, और दोनों भागने लगते हैं और येशिंग उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागती है। और यहीं पर हमारे इस प्यारे से ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप फ्रेंड आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।